डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। सर ये जो पैसा, ये जो टैक्स और चीजों का पैसा रेवेन्यू आता है, सवाल ये है कि ये सूबे को मिलना है या फेडरेशन को मिलना है। इसका इन्होंने एक हाल बता दिया। उन्होंने कहा विभाग को कौन कौन से टैक्सेस मिलेंगे, जरा देख लीजिए। पहले मैं आपको यूनिट नंबर 4 पढ़ाने लगा। विभाग को कौन कौन से टैक्सेस मिलेंगे, यूनिट नंबर 4 पहले पढ़ाने लगा हूं, जरा ये देख लीजिए। सर कस्टम ड्यूटी विभाग को मिलेगी, एक्साइज ड्यूटी विभाग को मिलेगी, इनकम टैक्स एग्रीकल्चर के अलावा विभाग को मिलेगा, कॉरपोरेशन पे टैक्स विभाग का होगा, टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड ये विभाग की होगी, इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड और कंज्यूम्ड, taxes on the capital value of the asset, capital value of the asset, not including any immovable property, immovable property के अलावा जो capital value of the asset है उस पे जो टैक्स है वो भी विभाग को मिलेंगे, mineral oil, natural gas, minerals for generation in the nuclear energy विभाग, taxes and duties on the production capacity of any plant, machinery, undertaken or installed in lieu of one or more of them. The production capacity की बेस पे जो टैक्स लगता है प्लांट और मशीनरी पे वो भी विभाग को मिलेगा। टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स और पैसेंजर कैरिड बाय रेलवे, सी और एयर। सर टर्मिनल टैक्सेस जहाज की टिकट पे लिखे होते हैं टर्मिनल टैक्सेस, ये भी किसको मिलते हैं, विभाग को। यदि विफाकी हुकूमत को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोगों को कौन कौन से टैक्सेस मिलने हैं, सर अगर 4 से 5 बार तो यही वाला सवाल है कि फेडरेशन को कौन कौन से टैक्सेस मिलने हैं और प्रोविंसेस को कौन कौन से टैक्सेस मिलने हैं, तो भाई ये इसमें कम से कम आपको 5 याद कर लेने चाहिए। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स। ये जो हमने इनकम टैक्स पढ़ा है ये फेडरेशन को। सर एक बात याद रखिएगा, सर ये वही यही वाला पेपर कराची में भी तो होना है। अब कराची सिंध का सूबा है, हम पंजाब में हैं, तो पेपर तो एक जैसा आता है भाई, इस वजह से एक जैसा आता है क्योंकि हम कानून पढ़ रही फेडरल रहे हैं, सेंट्रल कानून पढ़े जो उधर भी वैसे ही चलेगा जैसे यहाँ पे चलेगा। तो भाई आपको समझ आ गया, एक तरफ कस्टम ड्यूटी है, एक तरफ एक्साइज ड्यूटी है, टैक्सेस ऑन इनकम है, टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशंस है, टैक्सेस ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स है। ये सारे टैक्सेस जो गुड्स इंपोर्ट किए गए हैं फेडरेशन के, विभाग के टैक्सेस होंगे। कौन कौन से टैक्सेस सूबे को मिलते हैं, सर सेल टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स विभाग को मिलता है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबे को मिलता है, टैक्सेस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी ये जो लैंड को बेचते हैं इस पे टैक्स लगता है, इसको कहते हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी या सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी। सर ये प्लॉट को बेचने खरीदने पे टैक्स लगता है और ये वाला टैक्स भी सूबों को मिलता है। प्रोफेशनल टैक्स ये भी सूबों का होता है। लग्जरी हाउसेस, लग्जरी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पे जो टैक्स लगता है, आपने देखा यहाँ पे नंबर जो लगते हैं, सर नंबर जो गाड़ियों को लगते हैं ये सारी इनकम सूबे की इनकम होती है। प्रॉपर्टी टैक्स, सर ये सारे टैक्सेस सूबे को मिलते हैं। यस, सूबे को कम टैक्सेस मिलते हैं, ज्यादा टैक्सेस विभाग को ही मिलते हैं। टैक्स ऑन सर्विसेज, टैक्सेस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल टैक्स, लग्जरी हाउसेस पे टैक्स, लग्जरी व्हीकल्स पे टैक्स और प्रॉपर्टी पे टैक्स। ये सारे टैक्सेस जो हैं कौन से हैं,
सूबों के। अच्छा, अब आपको समझ आ गई सूबों के और फेडरेशन के कौन से टैक्सेस हैं। अब हम अपने मेन एरिया की तरफ चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 4 मैं करवा चुका। अब चैप्टर नंबर 2 का यूनिट 3 आखिरी यूनिट है जो भी हमने करना है। सर सबसे पहली बात यहां से हमने बात, नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या है, यहां से हमारा शुरू हो रहा है यूनिट। वो कहते हैं सदर ममलिकत एक नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाएगा जिसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड सच अदर गवर्नमेंट एज मे बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट शामिल होंगे। मैं आपको बताता चलूं चैप्टर नंबर 2 में से अगर 10 बार सवाल आया है तो 6 बार सवाल एनएफसी का है और 2 बार सवाल फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आया है। तो मेनली सबसे ज्यादा जो एरिया चैप्टर नंबर 3 में इंपॉर्टेंट है वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के एथिक्स है और चैप्टर नंबर 2 में जो सबसे ज्यादा एरिया इंपॉर्टेंट है वो द प्रेसिडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट एनएफसी, प्रेसिडेंट बनाएगा एनएफसी और इसमें कौन शामिल होगा, फाइनेंस मिनिस्टर फेडरेशन का और फाइनेंस मिनिस्टर सारे सूबों के। ये एक कमीशन बनाया जाएगा जिसको नेशनल फाइनेंस कमीशन कहा जाएगा, एनएफसी कहा जाएगा। प्रेसिडेंट बनाएगा और इसमें बाकी लोग एक तो सूबों के और फाइनेंस मिनिस्टर और फेडरल का और उसके अलावा सच अदर पर्सन एज मे बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर। एनएफसी की जिम्मेदारी क्या होगी कि वो प्रेसिडेंट को सिफारिशात पेश करे, रिकमेंडेशन दे। किस चीज के बारे में, फेडरेशन को क्या क्या मिलना है और प्रोविंसेस को क्या क्या मिलना है। बाज़ फेडरेशन ने प्रोविंस को ग्रांट या एड देनी होती है, इसके बारे में सिफारिश आती है। बाज़ फेडरेशन ने बोरो करना होता है पैसा, प्रोविंसेस ने बोरो करना होता है पैसा। नॉर्मली ये सर जो आईएमएफ से पैसा लेना है इसके बारे में सिफारिशात कौन देता है, एनएफसी देती है। किसको, exercised by the federal government and the provincial government of the borrowing powers conferred by the constitution, sir। और इसके अलावा any other matter relating to finance conferred by the commission of the president, conferred to the commission by the president। सर ये टैक्सेस जो रेफर किए गए हैं ये वो टैक्सेस हैं जो रेज्ड हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। टैक्सेस ऑन इनकम, सर ये जो ऊपर टैक्सेस रेफर किए गए हैं ये वो टैक्सेस हैं जो रेज किए जाते हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और इसके बारे में वो कहता है टैक्स ऑन इनकम, कॉर्पोरेशन टैक्स बट नॉट इंक्लूडिंग टैक्स ऑन इनकम कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ रेम्युनरेशन पेड आउट ऑफ फेडरल कंसोलिडेशन फंड। सर वो कहता है इनकम पे टैक्स लगना है, कॉर्पोरेशन पे टैक्स लगना है, अलबत्ता इसमें वो वाला टैक्स शामिल नहीं होगा जो इनकम ऐसे लोगों की इनकम पे लगता है जो फेडरल कंसोलिडेशन फंड से जिनको पैसे दिए जाते हैं। सर जिसको टैक्स के पैसों से तनख्वाह दी जाती है उस पे उस तरह से टैक्स का वो कहते हैं कि जी but not including taxes on income constituting of remuneration paid out of federal consolidation fund। सर फेडरल कंसोलिडेशन फंड से जो रेम्युनरेट किया जाता है जिन लोगों को उनके लिए ये टैक्सेस ऑन इनकम शामिल, इनकम टैक्स शामिल नहीं है, ये कॉर्पोरेट टैक्स शामिल नहीं है। दूसरा taxes on the sale and purchase of goods imported, exported, produced, manufactured। सर ये जो इनकम टैक्स है ये भी प्रोविंसेस के स्कोप में नहीं आ रहा और सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स जो है ये भी प्रोविंसेस के स्कोप में नहीं आता और कॉटन को अगर एक्सपोर्ट किया जाए उसकी ड्यूटीज वगैरह जो है वो भी प्रोविंस के स्कोप में नहीं आती और उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस जो कि स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट है।
अच्छा, ये सारे टैक्सेस जो ऊपर हमने डिस्कस किए, इसमें से ये वाले टैक्सेस मेनली वो हैं जो प्रोविंसेस के स्कोप में नहीं आते। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्रोविंस के स्कोप में नहीं आता। सेल्स ऑफ द गुड्स, सेल टैक्स प्रोविंस के स्कोप में नहीं आता ऑन गुड्स। एक्सपोर्ट ऑन कॉटन की एक्सपोर्ट और उसके अलावा कोई ड्यूटी जो प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करे, ये प्रोविंस के स्कोप में नहीं आती, ये अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट होती। अलबत्ता वो कहता है शेयर ऑफ द प्रोविंस इन ईच अवार्ड। अच्छा, होता यह है कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को शेयर्स देती है। नवाज शरीफ था पहले फेडरल गवर्नमेंट में और शहबाज शरीफ था प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो इनको बड़ा तगड़ा अवार्ड मिलता था, बड़ा हिस्सा बड़ा अच्छा मिलता था। अब जब हुआ ये कि जब ये दोनों अलग-अलग हो गए, ये दोनों अब हुकूमत में नहीं है, ना फेडरेशन में वो है ना प्रोविंस में वो है, तो फिर वो कहता है कि भाई शेयर of the province in each award of NFC shall not be less than the share given to the province in the previous award. Previous award से पहले नहीं होगा, previous award से कम नहीं होगा। पिछली बार इन्होंने 1 मिलियन दिया था या 18% शेयर दिया था, तो वो कहते हैं कि इस बार का जो शेयर होगा वो पिछली बार से कम नहीं हो सकता। इमरान पिछली बार मिसाल के तौर पे जो शेयर सिंध हुकूमत को मिला था, इस बार कम से कम उतना जरूर मिलेगा, चाहे इस बार पीटीआई की हुकूमत है। वो कहते हैं नहीं, हर प्रोविंस के हवाले से जो एनएफसी ने अवार्ड देना है वो पिछली बार जो प्रोविंस को अवार्ड दिया था उससे कम नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं फेडरल मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, फेडरल प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर और प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो मॉनिटर करेंगे कि ये अवार्ड जो है ये सही तरीके से दिया जा रहा है बाय एनुअली, साल में 2 बार, और अपनी रिपोर्ट्स जो है उसको हाउसेस के सामने प्रेजेंट करेंगे। कौन से हाउस सर? हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी नेशनल असेंबली में और दूसरे नंबर पे सेनेट में, इन दोनों के सामने पेश किया जाएगा और प्रोविंशियल असेंबली के सामने भी पेश किया जाएगा कि किस सूबे को कितने कितने पैसे दिए गए हैं, अवार्ड दिया गया है। इसको इम्प्लीमेंटेशन को बाय एनुअली मॉनिटर किया जाएगा और ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट दी जाएंगी पार्लियामेंट में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी। जो भी अवार्ड दिया जाएगा वो पिछले साल से कम नहीं होगा। अब जरा आगे चलते हैं। वो कहते हैं आफ्टर रिसीविंग द रिकमेंडेशन ऑफ एनएफसी, एनएफसी ने जो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दे दी उसके बाद वो कहता है द प्रेसिडेंट शैल स्पेसिफाई, प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा the share of net proceed of the taxes mentioned above which is to be allocated to each province। हर सूबे को कितना कितना देना है एनएफसी ने सिफारिशात दे दी। अब प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो स्पेसिफाई करेगा किस किस को कितने कितना शेयर देना है, and that share shall be paid to the government of the province concerned shall not form part of the फेडरल कंसोलिडेशन, और वो वाला शेयर गवर्नमेंट को पे कर दिया जाएगा जो कि पार्ट ऑफ फेडरल कंसोलिडेशन फंड नहीं होगा। ये फेडरल कंसोलिडेशन फंड का हिस्सा नहीं। एनएफसी की जो सिफारिशात हैं टुगेदर विद द एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम एज टू द एक्शन टेकन शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। नेशनल असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबलियों के सामने वो सारी सिफारिशात जो एनएफसी ने दी हैं वो रख दी जाएंगी। कोई भी ऑर्डर देने से पहले प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अमेंडमेंट कर दे या मॉडिफिकेशन कर दे रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज अमंग डिफरेंट
distribution of revenues between the federal and provincial governments as he deemed necessary. सर पावर है प्रेसिडेंट के पास कि सूबों को और फेडरल विभाग को कितने कितने रेवेन्यूज डिस्ट्रीब्यूट करने। कोई भी ऑर्डर देने से पहले एनएफसी की सिफारिशात आ गई, लेकिन ऑर्डर फाइनल होने से पहले प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी विभाग को या सूबे को किसी को भी जो तकसीम है उसमें कोई अमेंडमेंट कर दे, कोई तब्दीली कर दे। सर जी नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या है, नेशनल फाइनेंस कमीशन कैसे बनती है, नेशनल फाइनेंस कमीशन काम क्या करती है? सर आखिरी बात ये है, प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो ग्रांट दे दे रेवेन्यू को इन द नीड ऑफ असिस्टेंस। अगर कोई सैलाब आ गया, कोई मसला आ गया, तो प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होता है वो ग्रांट्स दे, और ये ग्रांट्स जो है वो फेडरल कंसोलिडेशन फंड से चार्ज। अच्छा जनाब, ये यहां तक हम पहुंच गए तो आपको बताता चलूं, ये की एरिया है चैप्टर नंबर 2 का जो मैंने आपको कराया, यही 2 स्लाइड है। फेडरल सवाल क्या आ चुका है, फेडरल नेशनल फाइनेंस कमीशन कैसे बनता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन की क्या ड्यूटीज है, ये दोनों सवाल तो बारहा आ चुके। और नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से जो सवाल मजीद आ सकता है वो यही है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट किस तरह अमल दरामद करवाता है, ये वाला सवाल वो इस स्लाइड से पूरा करना होगा। हमने ये सब आपको करवा दिया। नेक्स्ट सर हुआ पता क्या, सुई गैस वालों को, बलोचिस्तान वालों को सबसे बड़ा इतराज ही ये है कि पूरे मुल्क में गैस जाती है, बलोचिस्तान से निकलती है, पूरे मुल्क में जाती है, पूरे मुल्क को फायदा होता है, लेकिन बलोचिस्तान को उसका पैसे नहीं मिलते, बलोचिस्तान के तरक्याती काम नहीं होते। ये एक सवाल है, ये इशू बड़ा रेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उन्होंने एक बात लिखी, उन्होंने कहा नेट प्रोसीड ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑफ द नेचुरल गैस एंड द ऑयल, जहां से गैस निकले और जहां से ऑयल निकले, जिस पे टैक्स लागू करती है और कलेक्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट, और रॉयल्टी कलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, ये फेडरल कंसोलिडेशन फंड का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि ये उस सूबे को दे दिया जाएगा जहां से ये निकलता है। आपको बताया ना कि बलूचिस्तान के सूबों वालों को सबसे बड़ा गिला ये था कि उन्होंने हल ये निकाला कि अच्छा वहां से जो भी गैस निकलेगी उसका जो भी एफईडी होगी, जो भी उसके अलावा रॉयल्टी की, वो सारी की सारी किसको मिल जाएगी, उन फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करके प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे देगी, उन सूबों के प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जहां पे वहां जहां से वो नेचुरल गैस निकलती है और ऑयल निकलता है। जी भाई, सूबा बलोचिस्तान की नाराजगी खत्म कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर नेट प्रॉफिट जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने अर्न किया है या किसी और अंडरटेकिंग ने, और एनी अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट from the bulk generation of power at the hydroelectronic station shall be paid to the province in which the hydroelectric station is situated। वो कहता है नेट प्रॉफिट जो अर्न करती है फेडरल गवर्नमेंट या कोई और अंडरटेकिंग, कहां से, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन से, पन बिजली जिसको कहते हैं, पानी से बिजली बनाने वाले स्टेशन से, वो उस सूबे को दिया जाएगा जहां पे वो स्टेशन बने हुए। सर ये बेसिकली सूबों के इतराजात थे जिनको खत्म किया। सर आगे आ गया, कोई भी बिल नेशनल असेंबली के सामने नहीं पेश किया जाएगा प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल से, प्रायर अप्रूवल द प्रेसिडेंट अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट के अलावा ये 3 बिल नेशनल असेंबली में पेश नहीं किए जाएंगे। पहला कौन सा बिल है, वो ये बिल है कि जी कोई टैक्स जो है वो मजीद वेयर विच इम्पोजेस, एक ऐसा बिल जो इम्पोज करता है टैक्स और ड्यूटी द होल और पार्ट ऑफ द नेट प्रोसीड असाइन्ड टू द प्रोविंस, जिसके सारे पैसे मिलेंगे सूबे को।
ये वाला बिल पेश नहीं किया जाएगा सदर ममलिकत की इजाजत के बाद। Which varies the meaning of the expression agriculture income। आपको तो पता है एग्रीकल्चरल इनकम जो है, एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा जितनी भी इनकम होती है वो उस पे टैक्स लगता है और वो फेडरेशन का होता है। वो कहता है कोई भी ऐसा बिल पेश नहीं किया जाएगा प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर जिसके मुताबिक एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में तब्दीली की जाए। प्रायर सेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन। सर ये वाली पॉइंट हमने कर दिया और इसमें हमने कहा जी कोई ऐसा बिल पेश नहीं किया जाएगा प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट के बगैर जिसमें जो है सूबों को टैक्स का पैसा मिल रहा हो। कोई ऐसा बिल नहीं पेश किया जाएगा जिसमें एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन को तब्दील किया जा रहा हो, या कोई ऐसा बिल पेश नहीं किया जाएगा which affects the principle on which under which any provision monies or may be distributable to province shall not be introduced or move in। जो principle on which any provision of monies are or may be distributable to province, जिस परसेंटेज के साथ चारों सूबों को पैसे मिल रहे हैं, अगर उसमें कोई तब्दीली करनी है तो वो वाला बिल प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट के बगैर नेशनल असेंबली में नहीं जाएगा। शैल नॉट बी मूव्ड टू नेशनल असेंबली एक्सेप्ट विद प्रायर अप्रूवल। ये वाली बात यहाँ पे खत्म होती है। कोई भी ऐसा असूल, ऐसा प्रिंसिपल जिसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविंस में कोई तब्दीली आनी हो तो फिर ये करेंगे। एनी बिल और अमेंडमेंट 3.4 ये जनाब हमने कर लिया। अब जरा आगे चलते हैं। 3.5 है प्रोविंशियल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन। प्रोविंशियल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन, वो कहता है प्रोविंशियल असेंबली कोई भी एक्ट पास करके किसी भी प्रोफेशन, ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कोई भी टैक्स लागू कर सकती है, लेकिन ये टैक्स इनकम टैक्स। सूबाई असेंबली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए कोई भी टैक्स लागू कर सकती है, लेकिन ये टैक्स प्रोफेशन, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट पे सूबाई असेंबली टैक्स लागू कर सकती है, लेकिन ये टैक्स इनकम टैक्स तस्वुर नहीं किया जाएगा। दिस इज 3.5। ग्रांट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड के हवाले से ग्रांट की बात कर रहे हैं सर। द फेडरल और प्रोविंस में मेक ग्रांट फॉर एनी पर्पस। सर फेडरेशन, विफाक या सूबे किसी भी मकसद के लिए ग्रांट दे सकते हैं, बस इसमें इतना ही लिखा हुआ। 3.7 एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉम टैक्सेशन। सर अब ये भी बड़ी कमाल बात है। फेडरल गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी है तो उस पे किसी किस्म का कोई इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, ना फेडरेशन का कोई टैक्स लगेगा, ना ही प्रोविंसेस का कोई टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ट्रेड और बिजनेस से रिलेटेड, विद इन दैट प्रोविंस तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन किसी दूसरे प्रोविंस में वो वाला बिजनेस होगा और ट्रेड होगा तो उसमें टैक्स लगेगा। यस। पंजाब टैक्स बुक बोर्ड ये एक प्रोजेक्ट है, पंजाब के अंदर पैसे कमाते हैं, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये सिंध में जाके बेचेंगे उस पे पैसे कमाएंगे तो उस पे टैक्स लगेगा। और वो कहते हैं कि जनाब एनी प्रॉपर्टी यूज्ड इन कनेक्शन विद द ट्रेड और एनी इनकम राइजिंग फ्रॉम ट्रेड, तो इसके हवाले से इस पे टैक्स लगेगा। और वो टैक्स अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबली जहां पे ट्रेड करेगा वो अगर अपने प्रोविंस से बाहर होगा तो उस पे टैक्सेस लगेगा, यानी फेडरेशन वाला टैक्स भी लगेगा और प्रोविंशियल वाला टैक्स भी लगेगा। हाँ अलबत्ता
नथिंग शैल प्रिवेंट इम्पोजिशन ऑफ फी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। और जो सर्विसेज रेंडर की जाएगी, एक प्रोविंस दूसरे को सर्विसेज रेंडर करेगा कोई बिजनेस या ट्रेड करने के लिए, तो उसके हवाले से भी सर्विस फी जरूर ली जाएगी। अलबत्ता मतलब फेडरल गवर्नमेंट को पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और उसके अगेंस्ट उनके प्रोजेक्ट के हवाले से और कोई फी चार्ज करती है तो जनाब वो फी तो देनी पड़ेगी। सुनिएगा, एक पंजाब गवर्नमेंट है, एक फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में जहां पे जो भी इनकम, जो भी प्रॉपर्टी ले, जो भी काम करे, उस पर कोई टैक्स नहीं लेगा। पहली बात, पंजाब गवर्नमेंट पंजाब के अंदर जो भी काम करे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अलबत्ता अगर वो सूबे से बाहर कोई काम करेगा तो उस पे इनकम पे भी टैक्स लगेगा और प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगेगा। जी, ये 3.8 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन पर्सन। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लागू करे टैक्स या रिकवर करे टैक्स ऑन इनकम ऑफ द कंपनी और अदर बॉडी और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश ओन्ड और कंट्रोल बाय फेडरल और प्रोविंशियल लॉ और एनी एग्जिस्टिंग लॉ। फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लॉ बनाए लेवी और रिकवरी ऑफ टैक्स ऑन इनकम ऑफ कंपनी और अदर बॉडी और इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय फेडरल और provincial government. All order made proceeding taken by the authority which was made before commencement of the constitution in exercise of power derived from any law shall be deemed to be validly made and shall not be called into question in any court. सर अगर कोई ऑर्डर पुराना दे दिया हुआ है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से भी पुराना ऑर्डर दे दिया हुआ है, 1985 से भी पहले का ऑर्डर दे दिया हुआ है अदालत ने, कोर्ट ने, तो जनाब इस ऑर्डर को सही माना जाएगा और इस ऑर्डर को मजीद किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई पुराना ऑर्डर चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑर्डर 1985, तो वो चलेगा। वो कहता है कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसे वाइड माना जाएगा। यानी सबसे बड़ी सुपर पावर सुप्रीम कोर्ट थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का भी पापा है भाईजान। इसके खिलाफ कोई ऑर्डर दिया तो वो ऑर्डर ही वॉइड होगा। सर 3.3 यूनिट भी कंप्लीट, 4th यूनिट भी, चैप्टर नंबर 2 गौर कीजिए। पास पेपर्स क्या है? ये पास पेपर्स क्वेश्चंस हैं। टैक्सेस कौन कौन से फेडरल गवर्नमेंट इंपोज करती है और नेशनल फाइनेंस कमीशन की ड्यूटीज क्या है। दूसरा, फेडरल कंसोलिडेशन फंड क्या है और एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं। कॉपी पेस्ट है, कोई समझदारी नहीं है। नेशनल फाइनेंस कमीशन की क्या जिम्मेदारी है और कैसे बनता है। 5 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। मैंने आपको कहा कम से कम 6 याद करने। नेशनल फाइनेंस कमीशन की ड्यूटीज क्या है और लिस्ट द टैक्सेस एंड ड्यूटीज which may be raised under the authority of parliament। ये अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट वाली टैक्सेस जो हमने एनएफसी में पढ़े वो है। ऑल्सो लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस which are covered within the scope of legislation of the province, सूबे का, विफाक का। सर 5 टैक्सेस जो कि फेडरल गवर्नमेंट इंपोज करती है। नेशनल फाइनेंस कमीशन की नेशनल फाइनेंस कमीशन हैज द ड्यूटी टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट सच रिकमेंडेशन। कौन सी रिकमेंडेशन देती है वो बताएं। फेडरेशन को कौन कौन से टैक्स मिलते हैं, प्रोविंसेस को कौन कौन से टैक्स मिलते हैं बताइए सर। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट।